अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से नावल मुझे नशा है तेरी आशिकी का के एपिसोड 4 को। तो जल्दी से पढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ से करते रहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक, बिकॉज आपकी प्यारी सी फारिया खान आप सबके लिए ऐसे बहुत ही प्यारे से क्यूट क्यूट से नावल लेकर आती रहेगी। और ये नावल मेरा बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला नावल है, मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। आप खुद पढ़कर बताएं कि कितना प्यारा है ये नावल। तैश के आलम में लंबे लंबे डग भरता हुआ एक झटके से गुलालाई खानम के कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ। रुमान को इतने गुस्से में देख वो जो बेड पर बैठी तस्वीर कर रही थी पूरी तरह इसकी सिमत मतवज्जो हुई। रुमान की यहाँ मौजूदगी ने चौंका चुकी थी। इसे इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था ताकि इस लड़की को वो आज इसकी औकात बता सकता, जबकि वो तो इनके सामने लहू रंग आंखों समेत खड़ा था। रुमान खानजादा, जिसे खुद मीरम ने तो ना बताया था कि इसे थप्पड़ किसने लगाया था, मगर वो इतना तो जानता ही था इस घर में गुलालाई खानम के अलावा और कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। तभी वो इस वक्त इनके सामने मौजूद था। रुमान को वहीं दरवाजे के करीब संजीदगी से खड़े देख गुलालाई खानम उठकर इसके करीब हुई। क्या बात है रुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त इस लड़की के पास होना चाहिए। कोई एक बात करनी है क्या? इसके लबों पर लगी चुप्पी, इसके सुर्ख डोरों से लबरेज आंखें और चेहरे पर छाई करख्ती की गुलालाई के लहजे में नरमी लाने का बायस बनी। वो अपने बेटे की फितरत से बखूबी वाकिफ थी, जो गुस्से में किसी का लिहाज नहीं करता था। मगर इस वक्त इसके गुस्से का जवाब क्या था, यही बात गुलालाई खानम को तशवीश में डाल रही थी। आज पहली बार वो इनके मुकाबले आया था, वो भी इस कदर सर्द तासुरात के साथ। वालदा, आप जानती हैं झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। साफ और सीधे अल्फाज में पूछूंगा, उम्मीद है आप मुझे जवाब भी इन्हीं अल्फाज में देंगी। इसने कोई तमहीद बांधे बगैर दो टोक अंदाज अपना। इसके लहजे की खुशकी, इसके सर्द गुर्राहट नमा आवाज़ और सपाट चेहरे को देखते गुलालाई खानम ने इस बात में सर हिलाया और इस वक्त कोई बहस करके रुमान को मज़ीद तैश नहीं दिलाना चाहती थी। हमेशा से अपने लाडले बेटे के आगे झुक जाती थी वो। रुमान बहुत कम अपनी खातिर कुछ मांगता या फैसला करता था जिसे मंसूब इसकी ज़ात होती, मगर जब भी वो कोई फैसला करता इसका न सिर्फ एहतराम पूरी हवेली पर वाजिब होता, बल्कि रुमान की इस बात को पत्थर पर लकीर समझा जाता था। आपने मीरम को मारा? रुमान ने जब से आंखें बंद करते चंद लफ्ज़ मुंह से अदा किए थे। इसके लहजे में चुप्पी अजियत से गुलालाई खानम अनजान ना थी। वो माँ थी, कैसे अपने ही बेटे के जज्बात एहसासात ना समझ पाती। बिना जवाब दिए उन्होंने गौर से अपने लाडले बेटे को देखा, जो आज पहली दफ़ा इनके मुकाबले आया भी था, तो किसी गैर लड़की के लिए। किसकी बात कर रही हो, साहब बताओ। इन्हें कुछ कुछ तो समझ आ रही थी वजह रुमान की इस बर्ताव की। वो आखिर इस वक्त इनसे किस बात की बात पर्स कर रहा था। थप्पड़ तो सिर्फ इस वनी में आई लड़की को ही लगाया था, इन्होंने जिसका नाम वो रुमान के मुंह से सुन रही थी, और यही नाम इन्हें जहर लग रहा था। रुमान की आंखों में छुपा दर्द इन्हें मानो आग लगा चुका था। क्या वजह वो लड़की थी रुमान की इस तकलीफ़ की? क्या रुमान एक ही रात में इसका इतना असीर हो गया था जो इनसे सवाल जवाब करने लगा? इस वनी में लड़की के रुमान की ज़िंदगी में आखिर कैसे कोई हैसियत हो सकती थी? गुलालाई खानम ने जब से अपनी मुट्ठी बेची। वो पहले रुमान के फैसले पर राजी नहीं थी, नहीं चाहती थी वो इनके लाडले बेटे की बीवी एक वनी में आई लड़की बने, चुप जबकि वो तो रुमान खानज़ादा के लिए अपने भाई की लाडली बेटी अनिशा लाने की ख्वाहिशमंद थी। बचपन से उन्होंने ये रिश्ता तय कर रखा था। हाँ, लेकिन बड़ों के इस फैसले से रुमान समेत वो सभी अनजान थे। गुलालाई खानम की सही वक्त का इंतजार था, लेकिन रुमान ने आज इनके सभी ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। अब कभी भी गुलालाई खानम के भाई भावज अपनी लाडली और खानदान के सबसे खूबसूरत लड़की एक शादीशुदा मर्द को तो ना देते, और ना ही शायद अब रुमान ऐसा कोई इरादा रखता था। जिंदगी में पहली दफ़ा इन्होंने रुमान खानज़ादा को किसी लड़की में इस हद तक दिलचस्पी लेते देखा था। मेरी बीवी मीरम, रुमान खानज़ादा को आखिर क्यों थप्पड़ मारा आपने? रुमान खानज़ादा की इज्जत है वो, इसकी औरत है, इसके साथ सही गलत करने का हक सिर्फ मुझे हासिल अमल किया था। वो मेरी ना कि किसी की भी जागीर। मेरे अलावा ना तो इसे छूने का कोई हक हासिल है किसी को, ना ही इससे बदतमीज़ी करने का। बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए किस हक से मारा इसे आपने? इतनी गई गुजरी नहीं है वो वालदा कि इस पर हाथ उठाया जाए, ऐसा सलूक किया जाए जो आज तक घर के मुलाजमों के साथ भी नहीं हुआ। वो तो जैसे भरा पड़ा था, आते साथ ही फट पड़ा। इसके लबो लहजा और माथे की उभरी रगें देख लालाई खानम की हैरत में इजाफा हो गया था। वो कैसे चीख चीख कर बार बार मीरम को अपने नाम के साथ जोड़ चुकर इसकी हैसियत वाजे कर रहा था। एक ही रात में ऐसा कौन सा जादू कर दिया था इस नाजुक से लड़की ने इनके जवान इंतहाई सफाक बेटे पर? इतने पागल क्यों हुए पड़े हो तुम, जो वालदा से बात करने की तमीज़ भी भूल गए? इस वनी में आई लड़की की खातिर तुमने इनसे सवाल जवाब करोगे, इनके मुकाबले लाओगे? मत भूलो इसकी हैसियत एक ऐसे इंसान की बहन है वो, जिसने हमारी हवेली पर डाका डाला, हमारी हवेली की लड़की को भगाने की जरूरत की तुम्हें, तो इस
कि खाल उधेड़ देनी चाहिए ताकि इसके अपनों को अजियत मिले, मगर यहाँ तो इसकी हैसियत वाजे की जा रही है। हमारी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया इसके घर वालों ने, इसकी वजह से खान चाचा की जान गई। मर गई है क्या तुम्हारी गैरेज जो इस लड़की की खातिर यहाँ बकवास करे उम्र किया था? वो तुम्हारी औरत है, तुम्हारी तो इसकी औकात में रखो इसे। अगर ज़रा सी भी औकात से बाहर हुई तो इस पर ज़िंदगी के एक एक सांस में तंग कर दूंगा। और तुम जानते हो मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह ज़मीर या गैरत नहीं मरगी मेरी इसके हुस्न के आगे। घुटने टेकने से पहले इतना तो सोच लेते किस खानदान का खून मौजूद है तुम्हारी रगों में। नफ्स के इतने भी गुलाम मत बनो रुमान खानज़ादा कि मुझे तुम्हें अपना छोटा भाई कहते हुए भी शर्म आई। असफंदियार जो मामूल के मुताबिक सोने से पहले गुलालाई खानों को शब खैर कहने आया था, रुमान को इससे इस लहजे में बात करते देख भड़क उठा। इसे रुमान से इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी जो एक लड़की की खातिर इनकी माँ के मुकाबले आ गया था। असफंदियार की बातें सुन रुमान खानज़ादा का चेहरा जब्त से इंतहा पर लहू झलकाने लगा। आज से पहले कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी, खास तौर पर असफंदियार खान ने। बस लाला एक लफ्ज़ और नहीं, वरना मेरा लिहाज और शर्म मरते भी देर नहीं लगेगी। और मैं नहीं चाहता हवेली में इस वक्त कोई तमाशा खड़ा हो, जबकि हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, अपनी बीवी की खातिर। अब कोई हक नहीं हम दोनों के दरमियान बोलने का। रही बात मर्दानगी की, तो औरत को मार पीट के इसके बदन पर ज़बरदस्ती तसल्लुत कायम करके अगर मर्दानगी साबित होती है तो ऐसी मर्दानगी आपको मुबारक हो। मजलूम है बस इंसान को नोचते हुए अच्छी मर्दानगी दिखा रहे हैं आप। पिछले 6 माह से लगता है कोई ज़्यादा ही मर्दानगी भर चुकी है आपके अंदर, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। बदले नफरत या गुस्से में इंसानियत नहीं भूला मैं। सन्नफ़ नाजुक पर अपनी इस हवेली के एक एक फ़र्द तक पहुँच जानी चाहिए कि मीरम अब से मेरी बीवी है, मेरी मुल्कियत। अगर किसी ने भी इस तरह इसे बुरी नज़र से देखा ही ऐसे कुछ बुरा भला कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह यहाँ जिस मकसद के लिए लाई गई थी इसे मैं पूरा अपने तरीके से करूँगा। इसके भाई ने जो किया इसकी सज़ा मैं ऐसे दूंगा। वो मेरी औरत है जिसके जिस्म जहाँ का मालिक सिर्फ मैं हूँ। जो भी करूँगा वो सिर्फ मैं करूँगा और कोई नहीं, कोई भी नहीं। वरना रुमान खानज़ादा के गज़ब से कोई नावाकिफ़ नहीं है। अच्छे से सबको समझ जा दीजिएगा वालदा, यही सबके हक़ में बेहतर होगा। जब मैं किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता तो बाकियों को भी खुद तक महदूद रहना चाहिए। ये बात मैं दोहराऊंगा नहीं। वो लहू उतरती आंखों से असफंदियार के चेहरे को घूरता एक एक लफ्ज़ चुबा चुबा कर अदा करते हुए वापसी को पलट गया। एक तो इससे पहले असफंदियार खान पर गुस्सा था जिसके निकाह में मीरम को देने की बात की जा रही, तो दूसरा बस फनियार खान का आकर इससे बहस करना, इसे बातें सुनाते हुए मीरम का जिक्र करना रुमान के खून से चिरारे दौड़ा गया था। वह मुश्किल से इसे खुद पर जब्त करते सिर्फ मुंह से बात की थी, वरना शायद हर लिहाज को भलाई वह फनियार खान के जवाब अपने मुक्कों से देता। रुमान को गुस्से से जाते देख फनियार खान इसे पीछे लपका, लेकिन फ़ौरन ही गुलाले खानम ने इसकी आवाज़ दबोचती से रोका था। मत जाओ इसके पीछे, तुम जानते हो इसके गुस्से को, इसकी फितरत कैसे बन चुकी है, वाकिफ़ हो तुम। नस्वा खाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा रहता है, इसलिए बोल दिया तुम्हें नज़रअंदाज कर दो। वैसे भी फ़िलहाल इस लड़की को हुस्न का नशा चढ़ा हुआ है जो कल तक उतर जाएगा। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती सुनियार, तुम जाओ अपने कमरे में। हमेशा की तरह भी गुलाल खान सुनियार खान को रोकते इसे अपने कमरे से निकाल कर रुमान को की ही फेवर की थी। वो हमेशा किसी न किसी बहाने को वजह बनाकर अपने लाडले बेटे का ही साथ दिया करती थी। अब भी इन्हें लग रहा था मीरम की बेपनाह खूबसूरती देख रुमान खानज़ादा का ये रिएक्शन था। वो वक्ती तौर पर मीरम की खातिर जुनूनी हो रहा है, जबकि असली बात से वो अनजान है। नहीं मालूम था इन्हें रुमान खानज़ादा मीरम का ताल्लुक कितना पुराना है। रुमान खानज़ादा मीरम का कितना पुराना आशिक है। यही आशिकी आज इसे इतना बड़ा कदम उठाने पर उकसा चुकी थी। इसने सिर्फ मीरम को हासिल करने के लिए किस किस हदूद को तजावज़ किया था, जबकि इसकी इस एक तरफा आशिकी से खुद भी मीरम बेखबर थी। माजी 6 साल पहले, खुदा के वास्ते छोड़ दो मेरे बेटे को, मत लो इसकी जान, नादान है, माफ़ कर दे हाकिम खान, गलती हो गई, होश में नहीं था। वरना वो ऐसा नहीं है। इसकी खुद की 2 बहनें हैं, वो किसी की बेटी की इज्जत पामार करने का सोच भी नहीं सकता। लकड़ियों और ईंटों पर मुश्तमिल इस छोटे से घर में मानो क़यामत सा समाज छाया हुआ था। हर तरफ शोर शराबे के साथ एक औरत की आहो पुकार भी गूंज रही थी। वो बुरी तरह अपने सामने खड़े इस कबीले के सरदार असफनियार खान के पैरों में गिरी रोते हुए झोले फैलाते इसकी विनय समाजित कर रही थी। ममता में अंधी हुए वो अपने खूनी बेटे की जान की भीख मांग रही थी, जबकि सुनियार खान बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ खड़ा रुमान खानज़ादा की आंखों में देख रहा था, जिसने अपनी पिस्तौल इस औरत के बेटे के सर पर तान रखी थी। इसके चेहरे पर छाई वहशत और आंखों में छलकता लहू असफनियार खान के नज़दीक इसके गैज़ों गज़बों को याद कर चुका था। वो जानता था अपने भाई की फितरत को, वो गुनाहगार के लिए किसी दरिंदे से कम नहीं था। रहमत की उम्मीद रुमान खानज़ादा से रखना फिजूल था।
वो जो गुस्से में होता तो सिर्फ अपने मन की करते से, तो ना कोई रोकने की जरूरत करता था और ना ही किसी का हौसला था। रुमान खानज़ादा का गुस्से में सामने आने वाला रूप किसी भयानक दरिंदे से कम हरगिज़ नहीं था। बेशक कबीले का सरदार असफंदियार खान था, मगर इस जुर्म की सजा आज रुमान खानज़ादा ने तय की थी, वरना आज 16 साल लड़की की इज्जत पामार करके इसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार किया था। वो हवेली में काम करने वाले मुलाजमा की बेटी थी। कभी कभी हवेली में भी वो अपनी माँ की मदद करवाने आ जाया करती थी। कट्टी कई बार रुमान ने इस लड़की को हवेली में देखा था। वो जानता था कितनी मासूम डरपोक लड़की थी वो, साथ बेहद खूबसूरत भी हुई। शायद यही खूबियाँ इसके वो सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। जैसे ये बात रुमान खानज़ादा के कानों तक पहुंची कि नफीसा नामी वो लड़की दरिंदगी का शिकार होने के बाद मार दी गई है, तब से रुमान के अंदर का जानवर पूरे शिद्दत से जाग उठा था। और ये जानवर तभी वापस होता है जब वो इस लड़की को इंसाफ दिला देता। असफंदियार खान को बताए बगैर कि वो खुद ही इस लड़के का पता लगा इसके घर पहुंचाया था। और जब यह खबर असफंदियार को पहुंची तो वो फ़ौरन रुमान के पीछे यहाँ पहुंच गया। वो खामोशी से रुमान को देख रहा था, जिसने मर्जी तो अपनी की ही करनी थी। इस औरत का हलकान किसी काम नहीं आने वाला था। वैसे भी असफंदियार खान का फैसला भी यही था, खून का बदला कौन, इस लड़की को इंसाफ वो भी दिलवाना चाहता था। नफरत से इस औरत को देखते इसफनियार खान ने गुस्से से अपनी ब्राउन शाल को कांधे से झटका। फैसला हो जाएगा, तुम्हारे बेटे ने जो गुनाह किया इसकी माफ़ी नहीं, सिर्फ सजा है। कबीले को उसूलों के मुताबिक तुम्हारे बेटे को संसार करने के बाद मौत के घाट उतारा जाएगा। इसफनियार खान ने इस बार लहजे में कहते हुए कदम पीछे लिए थे। वो इस औरत से 2 कदम दूर खड़ा हो गया था। इसके बाद सुन रुमान खानज़ादा के चेहरे पर छाई वहशत दोगुनी हुई। वो बिना एक भी सहकर जाया कि अपने काम करने का इरादा रखता था। इसने पिस्तौल रिलोड करते हुए एक जोरदार ठोकर अपने कदमों में बैठे इस लड़के के सीने पर रसीद के। इस लड़के के फर्श बोस होती रुमान अपना निशाना बांध चुका था। अरे मीरम किधर हो, जरा अपने बाबा को कॉल करके बोलो राशन खत्म हो गया, घर में दोपहर का खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक खुद वापस घर आ जाए या सामान किसी के हाथ भिजवा दे। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इन्हें यही गाँव मिला था क्या ट्रांसफ़र करवाने के लिए, जहाँ कोई भी सहूलत नहीं। वह घर के बाहर बने क्यारे में अपनी पसंद के पौधे लगा रही थी जब रुकैया बेगम की बुलंद आवाज़ सुन उठ खड़ी हुई। मिट्टी से भरे अपने हाथों को करीब ही रखे पानी से धो के गीले हाथ अपनी जीन्स में साफ करती हुई वो घर के अंदर दाखिल हुई। 2 दिन पहले ही वो सभी करमपुर गांव में शिफ्ट हुए थे। वसीम साहब के ट्रांसफ़र इस गांव में कर दिया गया था। यहाँ नया स्कूल तामीर हुआ था जिसमें नए उस्तादों को भेजा जा रहा था। यही वजह थी जो वसीम साहब 2 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ इधर चले आए थे। ये घर ज़्यादा बड़ा या आसाइश तो नहीं था, फिर भी मीरम को बहुत पसंद था। वो स्वात के मौसम से मानो दिल लगा बैठी थी। यहाँ का माहौल इसे बहुत मुतवज्जो किया था। 13 साल मीरम को तो ये जगह बहुत पसंद आई थी। इसने तो पड़ोस की लड़कियों से दोस्ती तो कर ली थी। ऐसी ही खुश इखलाक तबीयत की मालिक थे वो। कोई भी रिश्ता अगर बनाती तो दिल से निभाती। ऐसा ही हाल शहराम का भी था। वो भी यहाँ आकर ना सिर्फ मुतमिन था बल्कि बहुत से दोस्त भी बना लिए थे। अगर मसला था तो सिर्फ रुकैया बेगम का, जिन्हें एक आँख की जगह नहीं भा रही थी। और जब से इधर आई थी तभी मुसलसल वापस जाने की ज़िद रखी हुई थी। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। इनकी वजह से वसीम साहब ने दोबारा ट्रांसफ़र करने की अपील की थी, मगर इस पर फैसले होते काफ़ी अर्सा लग सकता था। यही बात जब रुकैया बेगम से कहते वो मुँह बसोने से नाराज़ हो जाती। इन्हें इस जगह से न जाने कौन सी चिड़ थी। अब भी वह राशन को वजह बनाकर गुस्सा हो रही थी। मीरम अपने मखसूस मुस्कुराहट चेहरे पर से जायज़ करके छोटे से किचन में दाखिल हुए। नरमी से अपनी माँ के पीछे से गले लगाया। रिलैक्स मामा, आप फिर कुछ सॉरी हो कि मैं बोल देती हूँ बाबा को। वैसे भाई कहाँ है, वो भी तो राशन ला सकते हैं, करीबी तो दुकान है। इसके गले लगाने पर रुकैया बेगम इसे बेसारियों से खुद से दूर करती मीरम को गुस्सीली निगाहों से देखने लगी। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी ही तरह दीवाना हो चुका है, इस जगह का बाहर घूम फिर रहा है अपने नए दोस्तों के साथ। तुम सभी खुश हो, बस एक मैं ही फंस चुकी। इस जगह ने जाने कौन सी सज़ा दे रहा है तुम्हारा बाबा मुझे। मामूल के मुताबिक वो फिर से वसीम साहब को कोसना शुरू हो गई थी। मीरम के पास इनके इस बिला वजह के गम का कोई इलाज नहीं था। ठंडी सांस हवा के सुपुर्द कर दी। इसने अपनी जेब में मोबाइल निकाला। मीरम कहाँ हो तुम? इससे पहले वो वसीम साहब को कॉल करती अचानक से इसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। मीरम ने किचन से बाहर लॉन्च की तरफ झांका जहाँ इसके पड़ोस की लड़की महानूर थी, जिसके साथ मीरम की इन 2 दिनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो मीरम की ही हम उम्र थी। आज सुबह से वो महानूर की मुंतज़िर थी कि कब वो आए, वो मीरम इसके साथ मिलकर अपने पसंदीदा पौधे लगा सके। लेकिन न जाने क्यों वह इससे मिलने ही ना आई। और अब जब आई थी इसकी हालत देख मीरम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो हंसते चेहरे के साथ भागती हुई मीरम के करीब आई थी। इसकी कलाई थाम चुकी थी। मीरम, लाला लाला इन्हें बचा लो। तो तुम तो शहर की लड़कियों बहादुर हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो, कुछ करो वरना वो मेरे लाला को मार देंगे। खुदा को वास्ते बचा लो मेरे लाला को। वो कपकपाते बदन के साथ मीरम के करीब खड़ी थी। वो कपकपा इसकी मिन्नत कर रही थी कि इसके भाई को बचा ले। वो
न जाने क्या हो रहा था, क्यों वो लड़की से मदद मांग रही थी, आखिर क्या सोच रही थी वो, कैसे मीरम इसके भाई को बचा सकते हैं। मीरम साख्ता हुई इसे देखती रही और बात को समझ ही नहीं पा रही थी। जो महानूर ने फिर से इसे पुकारते हुए इसकी बाजू को खींचा था। चलो भी मीरम, वरना वो मेरे लाला को जान से मार देंगे। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम समझाओ तो सही, क्या पता हाकिम खान तुम्हारी बात मान ले। तुम तो इतने समझदार हो, मेरी मदद ज़रूर कर लो कि चलो भी, वो चीखते हुए मीरम को बो रही थी। जब रुकैया बेगम जो किचन का दरवाजे पर खड़ी थी उनके करीब हुई, वो मीरम को बाजू से महानूर का हाथ छुड़वाए। जाओ यहाँ से लड़की, मेरी बेटी को अपने मामला से दूर रखो, दोबारा इस कड़वी से कदम में कदम मत रखना। जो भी हो रहा है तुम्हारे लाला के साथ, इसका हल खुद निकालो। मेरी बेटी इतनी फालतू नहीं है जो तुम्हारी मदद करती फिर। रुकैया खानम ने गुस्से से महानूर को डबट कर रख दिया था। मीरम की नजरें उठाए अपनी माँ को देखा। अभी महानूर की हिचकियाँ भरते बदन को इसने बेचैनी से अपने नाजुक गुलाबी लबों को दांतों से काटा था। मामा, आई थिंक मुझे महानूर की हेल्प करनी चाहिए। अगर महानूर को लगता है मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ तो आई थिंक मुझे इसके भाई की जान बचानी चाहिए। अगर मेरी बात करने से कुछ हेल्प होती है तो मुझे ये काम करना चाहिए। आप टेंशन मत लें, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ बात करूँगी मैं, वो 5 मिनट में वापस आ जाऊँगी। मेरा अपनी कलाई रुकैया बेगम के हाथ से निकालते मजबूत लहजे मैंने कहा। इसकी बात सुन रुकैया बेगम के चेहरे पर सुर्खी छाई थी। वो इनकी नाफरमानी करके किसी गैर के मामले में घुसने के तैयार थे। इन्हें मीरम की यही आदत सबसे बुरी लगी थी, जो वो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की खातिर हर हद से गुजर जाती। ये अनजान जगह थी, इसके लिए बिल्कुल अनजान लोग थे। वो ये तक नहीं जानते थे मामला क्या है, वहाँ क्या कुछ चल रहा है। बस महानूर के कहने पर वो इसकी मदद के खातिर जाने को तैयार हो गई। मीरम क्या का हद से ज़्यादा जज्बातीपन और मुखलिस होना रुकैया बेगम की शदीद से लगता था। हालांकि वो खुद एक बच्ची थी तो कैसे किसी की मदद कर सकती थी, वो भी करमपुर के सरदार के मुकाबले जाकर। खबरदार मेरी अगर मीरम, अगर तुमने एक कदम भी बाहर रखा हो ना, मुझसे बुरा कोई ना होगा, फैसला हो चुका। तुम कहीं नहीं जाओगे, अपने कमरे में जाओ फौरन, और तुम लड़की निकलो यहाँ से। तो टोक अंदाज अपनाए रुकैया बेगम ने मीरम को सख्ती से मना किया तो वह नूर को घर से बाहर निकालते दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरम कुछ देर लाउंज में खड़ी अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। फिर रुकैया बेगम के घूरने पर वो अपने कमरे में घुस गई। से कमरे में जाते थे एक पुरसुकून होकर रुकैया बेगम किचन में चली गई थी, जबकि मीरम बेचैनी से कमरे के चक्कर लगाती अपनी आदत से मजबूर अपनी माँ के नाफरमानी करती खिड़की की जानी पड़ी। वह किसी भी काम में महानूर को मायूस नहीं कर सकती थी। वह कितनी उम्मीद से इसके पास आई थी। अगर इसकी बदौलत महानूर के भाई की जान बच रही थी तो इसके वहाँ जाने में क्या कबाहत थी। सॉरी मामा, बट मुझे ये करना होगा, एंड आई प्रॉमिस मैं वापस आकर आपको मना लूँगी। वह रुकैया बेगम का तसव्वुर करते खुद से बोल खड़ी खिड़की से बाहर की जाने कूद पड़ी। वो तेज़ी से महानूर के घर की तरफ भागी थी। इससे पहले कि वह घर के अंदर दाखिल होती, बाहर खड़े ऊँचे लंबे यहाँ के रवायती लिबास में मलबूस मर्दों को देखकर चौकिन मर्दों की नज़रें खुद पर महसूस करती ऐसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इस लड़की के इस वक्त टाइट पिलो जीन्स और रेड हुड वाली शर्ट में मौजूद थी, जिसके ऊपर इसकी छोटी गर्म जैकेट पहनी हुई थी। सर पर उन्होंने से टोपी लिए वो अपने सिल्की बालों के साथ चांद का टुकड़ा मालूम हो रही थी। इसके स्लिम स्मार्ट जिसामत इन कपड़ों में कसक ढा रही थी। बेशक वो अभी सिर्फ 13 साल की थी, मगर हुस्न इसका इस उम्र में भी बड़े बड़े को नजरें फेरने की इजाज़त नहीं देता था। बिना किसी दुपट्टे को इन कपड़ों और पाँव में पहने स्लिम जोगर से वो तो इस इलाके के लोगों के लिए कोई जुबा ही साबित हो रही थी। इसकी दूधिया रंगत, खूबसूरत नकुश के साथ बेहद मासूमियत भरा चेहरा किसी को भी अपनी नजरें हटाने नहीं दे रहा था। मीनू कुछ पल वहीं खड़ी इन सबको देखती रही, जैसे ही घुरे जा रहे थे। इस घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ था, मानो अंदर जाने का रास्ते ही ढूंढ रही हो। वहीं अंदर से ही आ रही चीखो पुकार और गूंजने वाली भारी बवास मीरम के दिल की धड़कनें तेज करने का सबब बन रही थी। वो छोटे छोटे कदमों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख इसका दिमाग घूम गया। एक 20-22 साल लड़का फर्श पर गिरा रोते अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, जबकि इसके ऐन ऊपर झुके एक स्याह कपड़ों में मलबूस शख्स ने इसके सर पर पिस्तौल तान रखी थी। मीरम ने पहली दफ़ा ऐसा कुछ देखा, किसी इंसान की जान लेना कि इतना आसान था। इस कबीले के सरदार के लिए मीरम को लगा था ये स्याह कपड़ों वाला शख्स ही कबीले का सरदार कहीं तो दिखने की कोशिश ही नहीं की थी। इसने नजरें तो सामने में जो रुमाल खानज़ादा पर ठहर गई थी। इसकी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या करें आप, तो दूर करें इसे, क्यों मारना चाहते इस मजलूम को। वो गुस्से से चीखते रुमाल खानज़ादा के पिस्तौल को हाथ से पीछे करते खुद इस लड़के के आगे खड़ी हो गई थी। इस तरह वो इस लड़की की जान बचाना चाहती थी, बिना वजह जाने वो खुद की जान खतरे में डालने को तैयार थी। इसकी जुर्रत और हिम्मत पर तिल मिलाते रुमाल खानज़ादा ने अपने लहू रंग नजरें मीरम के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर गाड़ी। मीरम के चेहरे पर छाया गुस्सा, इसकी मासूम गुलाबी आंखों का गुलाबीपन, इसकी रोशन पेशानी की उभरी नीली रगें और सबसे बढ़कर इसकी हिम्मत रुमाल खानज़ादा के चुकाने का बायस बनी। वो छोटे से लड़के वो मुश्किल से इसके सीने जितनी होगी, जिसका दुबला पतला सा सरापा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वो बगैर किसी वजह के इस मामले में ज़बरदस्ती घुस रही थी। पहली दफ़ा रुमाल खानज़ादा ने अपने गाँव में किसी ऐसी लड़की को देखा था जिसका ना सिर्फ हुलिया सब लड़कियों से
जुदा था, बल्कि वो रुमान खानज़ादा के मुकाबिल आने की जुर्रत कर चुकी थी। जिस वक़्त रुमान खानज़ादा किसी वहशी जानवर से मुशाहिबा रखता, इस वक़्त इसके इस रूम में इसके सामने तन खड़ी हुई थी। वो इससे सवाल जवाब कर रही थी, वो इससे बहस कर रही थी, इसके फैसले के खिलाफ खड़ी थी। आखिर क्या था इसमें ऐसा जो रुमान खानज़ादा कितनी ही देर अपनी लहू छलकाती आँखें इसके चेहरे पर गाड़े रखा था। वो बिल्कुल साख्ता था, जिसमें कोई जुम्बिश नहीं थी। न जाने मीनम का कुछ बोल रही थी, क्या इसे सुन रहा था। वो बस खामोशी से देखे गया। ज़िंदगी में पहली बार रुमान खानज़ादा के मुकाबले को सनफ़ नाज़ुक आई थी। ज़िंदगी में पहली बार रुमान खानज़ादा एक छोटे से बच्चे के आगे खामोश हो गया था। वो टकटकी बांधे बस मीनम को अजीब सी नज़रों से देखे जा रहा था। वो खुद ही अपनी कैफियत समझने से कासिर था कि इसे एक लम्हे में हो क्या गया था। इसे शायद ये जो जुर्रत आज तक कोई ना कर सका, वो एक बच्ची को करते थे। एक 25 साला रुमान खानज़ादा सदमे की कैफियत में मुब्तला हो गया था। वहीं मीनम नॉन स्टॉप बोलती हुई आखिर में रुमान के हाथ से इस पिस्तौल को छीन कर दूर फेंके और पलट कर जाने लगी। इस लम्हे वो लड़का जो फर्श पर गिरा पड़ा था उठ खड़ा हुआ और मीनम को अपने शिकंजे में लिए पास से टूटी हुई नोकदार लकड़ी का टुकड़ा उठाए मीनम की गर्दन पर रख गया। मेरे करीब नहीं आएंगे, वरना इस लड़की की भी जान से मार डालूंगा मैं। दूर और सब्र जाने दो मुझे, वरना गला काट दूंगा। इस लड़के की हरकत और मीनम के लबों से निकली सिसकी सुन रुमान खानज़ादा वापस होश में आया था। वो लड़का मीनम को कमर से दबोचे अपने साथ चिपका कर पीछे को कदम उठाते इसकी गर्दन पर इस लकड़ी के टुकड़े को रखे हुए था। मौत का खौफ इसकी आंखों से ज़ाहिर था। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मीनम कोसों नज़र से रुमान को देखती, साख्ता से इसकी गिरफ्त से कांपते हुए रो रही थी। वो लड़का घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था ताकि यहाँ से भाग सके। इर्द गिर्द खड़े लोग ही खामोश थे। शायद वो हाकिम खान या रुमान के हुक्म के मुंतज़िर थे। वहीं रुमान खानज़ादा इस लड़के की तरफ कदम उठाता मुसलसल इसके हाथ को देख रहा था, जिसके मीनम के पेट पर रखा हुआ था। दूर रहो मुझसे रुमान खानज़ादा, वरना इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। अगर चाहते ये जिंदा रहे तो कोई खून खराबा ना हो, तो बात मान लो मेरी। इसने चीखते हुए मीनम की गर्दन पर इस नोकदार लकड़ी को दबाव बढ़ाए तो मीनम के लबों से चीख बरामद हुई थी। अगले ही लम्हे रुमान खानज़ादा ने लपकते हुए कुछ दूर खड़े अपने ही आदमी के हाथ से पिस्तौल ली और बिना एक भी सेकंड ज़ाया किए इस लड़के के सर पर गोली मार दी। निशाना इतना पक्का था कि इसका इस लड़के की पेशानी में सुराख होते ही ज़मीन बोस कर गया। वो फौरन मर चुका था। फर्श इसके खून से रंगने लगा। वहीं मीनम, जिसके चेहरे और गर्दन पर इस लड़के के खून के कतरे गिर चुके थे, वो खौफ से चीख मारती कदम आगे हुई और पीछे की इस लड़की को देखा, जिसकी लाश फर्श पर मौजूद थी। इसके खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। मीनम अपने वजूद और चेहरे पर इसका खून ही महसूस करती सहमी सियाह नज़रों से रुमान खानज़ादा को देख रही थी, जिसने अभी भी इसकी नज़रों के सामने किसी की जान ली थी। मीनम अपने चेहरे को छू कर खून साफ करते इर्द गिर्द इसको खौफजदा नज़रों से देखा। इसे ज़मीन घूमती नजर आने लगी। इस लड़की की माँ की चीखें इसके समात में गूंज रही थी। खौफ की वजह से इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, सर चकराने लगा, सांस लेने में तंगी महसूस, हर तरफ अंधेरा चाहते महसूस कर वो अपनी आवाज़ फैलाए ज़मीन बोस होने लगी। मगर तेज़ी से आगे बढ़ते रुमान खानज़ादा ने इसे अपनी मजबूत बाजों से भरते सीने तक लगाया था। हाल मामूल के मुताबिक वो आज भी कमरे की खिड़की के करीब खड़ी खूब अंधेरे में चमक रही चांद को देख रही। तन्हा इस बंद कमरे में इसका दम घुटता अपने बचपन की हसीन यादें दिमाग में घूमते इसे दर से दो चार कर रही थी। ये कहाँ आदत थी इस तन्हाई की, जो अब इससे का मुकद्दर बन गई। सिर बदले की भेंट चढ़कर वो इस सेहत से भरपूर जिंदगी बसर कर रही थी। काश वो जालिम इंसान इसकी जान ही ले ले, इसे इसकी ज़िंदगी से कोई गुना बेहतर मौत लग रही थी। पर नहीं, इस जालिम इंसान ने इसे पल पल एक एक करके मौत मारने का ठान रखा था। अपनी बेरहम कुर्बत और दर्द भरी शिद्दतों से वह इसे सिसक को मारना चाहता था। कौन था इसका? कोई भी तो नहीं था जिन्हें वो अपना मानती थी। वो अभी तक इसके ठिकाने का पता न लगा सके। इतना मुश्किल तो नहीं था इनके लिए। बहुत पावरफुल खानदान से ताल्लुक़ रखती थी वो, फिर भी वो कैसे इस तक पहुँचने में कामयाब ना हो सके? क्या इसके वजूद की इनकी नज़दीक भी कोई अहमियत नहीं थी? इसके होने न होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, फ़र्क पड़ता भी कैसे? एक बोझ ही तो थी वो, जिसे वो पाल पोस कर रहे थे। काश वो 9 साल उम्र में अपने वालिदैन के साथ इस कार एक्सीडेंट में मर जाते तो कम अज़ कम आज ये भयानक ज़िंदगी से मर मर के जीनी ना पड़ती। जान हो तुम मेरी जीने की वजह हो। आर्याम खानज़ादा कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। अब्रिश चाहो तो आजमा कर देख लो, कभी मायूसी नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि आर्याम खानज़ादा की सांसों का सिलसिला तुम्हारी मौजूदगी से कायम है। एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं मुझसे। अब तो सच में यार वेट नहीं होता। लगता है लाला से भी पहले दूल्हा बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने खूबसूरत दुल्हन अपने करीब चाहिए। इसने नम आंखों से माथे की एक चाँद को सोचते अपने खाली हाथों को देखा, जिसे थाम कर आर्याम ने इसे न जाने कितने वादे किए थे। तो फिर अब कहाँ था वो? इसे अपना एक भी वादा याद नहीं था। अब कैसे सांस ले रहा था वो, जबकि वो किसी और की निकाह में न जाने कितनी दफ़ा इसकी दर्दनाक सफाक गुर्बत सह चुकी थी।
झूठ झूठ बोलते थे, तुम्हारे हम नहीं थे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत सब झूठ था। अगर वाकई में तुम्हें अजीज़ होती मैं तो आज ये ज़िंदगी मेरा मुकद्दर ना होती। तुम भी इतने ही मुजरिम हो मेरे, तुम्हें भी अब्रिश सुल्तान कभी माफ़ नहीं करेगी। अब्रिश सुल्तान नहीं, अब अब्रिश सुल्तान कहाँ रही? इसके नाम के साथ ही सफ़ाक इंसान का नाम छुट चुका था। पिछले 6 माह से वह जालिम की निकाह में थी, जो इसकी हर सांस का मालिक बन चुका था। इसकी रूह तक को वो अपने बेरहम लम्ह से दागदार करता था। रोते हुए इसने कमरे की लाइट ऑन की। इस अंधेरे में इस कदर डूबा जा रहा था, इसे वहशत हो रही थी। हर चीज़ से सांस लेने में तंगी पेश आ रही थी। न जाने ऐसा कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया था इससे, जिसकी सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हो रही थी। गहरे सांस लेते इसने बेदर्दी से अपने लंबे सुनहरे बालों को कैचर से आज़ाद किया। साथ ही अपनी कमीज़ के ऊपरी 2 बटन खोले, गर्दन को हाथ से सहलाते हुए वो कमरे के चक्कर लगाने लगी। हर तरफ इसे घुटन का एहसास हो रहा था, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। थक हार के इसने वही फर्श पर बैठ के हिचकियाँ भरते अपने कांपते हाथों को मुंह पर रखे फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। रोज़ की तरह आज भी वो दिल से मातम कर रही थी। शायद इसी तरह वो थोड़ा सुकून हासिल करने में कामयाब हो पाती। हर रोज़ वो अपनी मौत की दुआएं मांगती थी, क्योंकि एक यही हल था इसकी आज़ादी का। मगर शायद आज इसे ये सुकून भी मुहैया नहीं था। ज़ोरदार शोर हुए। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इस खौफनाक शोर को सुन अब्रिश ने फ़ौरन अपने कांपते हुए हाथ चेहरे से दूर करते नम सुर्ख आँखों और कांपते बदन के साथ इस सिमत देखा, जहाँ आज फिर से वही बेहिस इंसान मौजूद था। इसके चेहरे पर आज भी वही वैसी ही वहशत मौजूद थी, जो अब्रिश की सांस रोक दिया करती थी। क्या आज भी वो इसी तरह इसके बदन पर अपनी वहशी बर्बरियत दिखाएगा? इस शख्स की सुर्ख आँखें, वो तने हुए नकूश, अब्रिश की धड़कनें खौफ से बढ़ा के वो थरथराती हुई उठ खड़ी हुई, मगर इसकी कांपती टाँगें कभी भी इसे वापस ज़मीन बोस कर सकती थी। वो शख्स इसे आज भी मातम करते थे। बिजली की सी तेज़ी से इसके करीब होता, बेदर्दी से इसके लंबे सुर्खी बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ के आता। कभी तो अपनी इस मनहूस शक्ल से मुझे सुकून पहुँचा दिया करो। तुम्हारा ये रोज़ाना का मातम मेरे खून में शोले भड़का जाता है, वही गुस्सा तुम्हारी मेरी गुर्बत में सहना होता है। इस शख्स ने बेरहमी से अब्रिश के जबड़े को दबोचते इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। बंद करो रोना, यूँ हिचकियाँ भरना, ये डरने का नाटक तुम मत ही करना। मेरे सामने इतने मासूम नहीं हो तुम। क्या सोचते हो मेरी शिद्दतों से पनाह मिल जाएगी? कभी नहीं। तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे बेकसूर साबित नहीं कर सकते। तुम्हारा ख़ानदान वालों ने मुझे जो अज़ियत पहुँचाई है, इसके नज़दीक जो मेरी शिद्दतों से तुम्हें तकलीफ़ मिलती है, कोई मानी नहीं रखते। इसने अब्रिश के नम आँखों में देखते गुर्राते हुए इसे बेड पर फेंका था। वो औंधे मुँह गिरती बिलक बिलक कर रोने लगी। सही तो कह रहा था वो, आखिर कब वो इसके रोने से सकने या तड़पने की परवाह करता था। इसे तो बस अब्रिश को सजा देनी थी, न जाने कब ख़त्म होती। शायद इसके आखिरी सांस के साथ अब्रिश को रोते थे। कोई शख्स इसके करीब होता, अपनी मुट्ठी में इसके बालों को जकड़े अपना एक घुटना बेड पर रखकर इसके ऊपर झुका था। बंद करो अपना ये ड्रामा, इस तरह तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारे नसीब में लिख गया हूँ मैं, ये ज़िंदगी जो तुम्हें मिली है यही मरते दम तक मुकद्दर है तुम्हारा। वह इसके कान में फंकारता अपने दांत अब्रिश की गर्दन में गाड़ गया था। अब्रिश दर्द की शिद्दत से हलक के बल चीखती थी, वहीं इसका चीखना इस शख्स के माथे की सलवटों में इजाफा कर चुका था। इसने फ़ौरन अपने हाथ से अब्रिश की कमीज़ को कमर से पकड़े अगले ही पल इसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। हाकिम खान प्लीज़, खौफ से सिसकती हुई इसकी मिन्नत करते हुए दूर होने की कोशिश करने लगी। वहीं इस शख्स ने अब्रिश की गर्दन को पीछे से दबोचे से खुद के करीब किया। अब इसके सामने अब्रिश की नाजुक पतली सफ़ेद बेताब कमर थी, जिस पर कहीं कहीं इसकी शिद्दतों के निशान मौजूद थे। शख्स के लबों को एक तरफा मुस्कुराहट ने छुआ। हंसते हुए इसने फिर से अपने दांत इसके कंधे पर रखते इसके नर्म जिल्द में इन्हें पेवस्त किए थे। वो फिर से दर्द से चिल्ला उठी थी। वो किसी जानवर की तरह इसके बदन को नोचते हुए इसे वसीयत दिया करता था। बीच बीच में अगर कभी इसका मूड अच्छा होता तो अब्रिश इसकी सफाक दर्द भरी शिद्दतों से काफ़ी हद तक बच जाती। वो तब इसे यूँ काटते हुए नोचता नहीं था, लेकिन आज फिर से वो वैसा ही बर्ताव कर रहा था इसके साथ, जैसा निगाह की पहली रात किया था। न जाने आज किस बात का गुस्सा था इसे। आज भी वो यकीनन इसका हश्र बिगाड़ देता, बिना किसी कसूर के। वो आज भी वही दरिंदगी सहती। इसका ये अमल अब्रिश के खौफ की को 2 गुना कर चुका था। इसके आगे को सिरकते हुए इस शख्स से दूर होना चाहा कि अचानक इस शख्स ने अपने कांधों पर लिपटी चादर को दूर फेंकते अब्रिश की टांग की पिंडली से पकड़े अपनी तरफ खींचा और इसकी गर्दन को दबोच इसका रुख अपनी जानिब किया। अब्रिश के आंसू से तर चेहरे को देखते हुए इसके नाजुक लबों पर झुका था। वो बुरी तरह इसके बदन पर काबिज होता अब्रिश की टांगों तक को लॉक कर चुका था। वह इसकी हर सिसकी को दबाते हुए इसकी चीखों को भी गले में ही दफन कर देना चाहता था। इसकी सांसों को जकड़े हुए यकीनन आज भी अब्रिश के हलक में खून का जायका उतार कर रहता था। वो बेहिसी बस इसे इसके चौड़े पहाड़ी वजूद के नीचे दबे हुए थे। वहीं शख्स के अब्रिश की गर्दन के नीचे मौजूद गहराइयों को छिपाए बाहें सहारे इसके बलाए लिबास को अपने हाथ की मदद से खींचते हुए फाड़ने लगा कि अचानक इसके समात में एक नसवानी चीख गई। करंट खाकर पीछे होता हुआ शीशे की खिड़की की जाने देखने लगे, जहाँ अब वीर को खड़े खौफ से कांपते देख इसके चेहरे पर गुस्से के साथ लहर दौड़ उठी और तेज से अब्रिश से दूर होकर कमरे से बाहर की जाने लगकर इसे अपनी तरफ आते देखा। वीर अंधाधुंध भागते हुए वेली की जानिब बढ़ी।
असफंदियार खाने से जाते देख इश्तियाक से अपनी मुट्ठियां बेच के वो समझ नहीं पा रहा था बीर जो कि हवेली में मौजूद होती थी वो क्यों नस्वा खाने आई जो हवेली के पुश्त पर बनाया गया था। इस जगह आने की किसी को इजाज़त नहीं थी सिवाय असफंदियार खान की, जबकि आज अबीर वो जुर्रत कर चुकी थी जिसके बदले में इसकी ज़िंदगी अजाब से बदतर होने वाली थी। वो इस राज को जान चुकी थी जो हवेली के कमो बेच लोग जानते थे। यकीनन अबीर जिस कदर खौफजदा मालूम हो रही थी वो खामोश तो बिल्कुल न रहती और असफंदियार खान अब तय कर चुका था अबीर को मुंह कैसे बंद करवाना है। रात के दूसरे पहर शदीद घबराहट के बायस वो जड़ से होश की दुनिया में वापस लौटी। पूरा बदन पसीने से तरता सहमी हुई खौफजदा नजरों से छत छत को घूरते वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसे नहीं मालूम था कि कितने वक्त से वो ऐसे ही आवाज़ फैलाए हुए हैं। हाँ, मगर बेहोश होने से पहले कमन से जहन में घूमते ही न सिर्फ इसके खौफ में इजाफा हुआ बल्कि सांस लेने में भी तंगी होने लगी। गहरे लंबे सांस लेते हुए इसने अपने सीने को हाथ से सहलाया था, मगर वो बेरहम शख्स न जाने कितनी ही देर इसके सीने के ऊपर हिस्से को चूसता हुआ भिगा चुका था। एकदम इस नम जगह को देख घुटन सी महसूस हुई। इसे इसने स्याह सहमी नज़रों से पूरे कमरे का जायजा लिया। यकीनन वो इस अफाक इंसान को तलाश कर रही थी जो एक ही रात में इसके जिस्म जान का मालिक बन बैठा था। किस तरह बेरहमी से इसके बदन को अपने तसल्लुत कायम कर रहा था, इसके वजूद के इन हिस्सों को छूते हुए अपना हक जता रहा था। जहाँ कभी मीरम ने खुद को भी ना छुआ था, इसे अपनी टांगों के गैब में हल्की सी दर्द महसूस हुई थी, जैसे कि रात को न जाने कितनी ही देर वो इस मासूम लड़की की गहराई में अपनी उंगलियों को छेड़छाड़ करता रहा है। इस बेरहम सफाक दरिंदा नमा शख्स का लम्स याद करते मीरम की आंखें लबालब आंसू से भर गईं। अपने सिर की बाल मुट्ठी में जकड़े इसने बेड से नीचे कदम रखा। इसे नफरत महसूस हो रही थी हर चीज़ से जो रोमान का ज़्यादा से मंसूब थी। ये कमरा इसका था, ये हवेली इसकी थी, यहाँ तक कि अब तो वो भी इसकी मलकियत बन चुकी थी। जो मीरम ने फूट फूट कर रोते अपने बाल बुरी तरह खींचे थे। ये दर्दनाक सोच इसकी जान निकालने के दर पर थी। अब वो इसका शोर बन चुका था। यकीनन वो रुमान खानज़ादा की कैद में आ चुकी थी जो कि उम्र भर की थी। वो इस शख्स की शक्ल, इसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर कैसे पूरी ज़िंदगी इसकी कैद में रहती। इस रुमान खानज़ादा के साथ जुड़ चुका अपना ताल्लुक मौत से बदतर महसूस हो रहा था। वो नहीं हर रोज़ इसकी दरिंदगी बर्दाश्त कर सकती थी, इतनी सख्त नहीं थी इसमें। इसका झुलसा देने वाला लफ्ज़ कुछ मिनट तक तो सहन हुआ नहीं मीरम से, फिर कैसे वह इस शख्स को खुद में उतरने देती, सांसों से भी ज़्यादा करीब होने देती। कभी नहीं इसे नफरत आ रही थी खुद के वजूद से जिसे रुमान खानज़ादा ने छुआ था। वो कैसे इसके हृदय को ख़त्म करता अपना मनमानी करने में मसरूफ़ थे, यहाँ तक कि वो अपने हवास खो गए। न जाने इसके बाद भी वो वहशी दरिंदा रुका था या इसके वजूद को हासिल करके इसे सुकून मिला। इस सोच ने मीरा को बिल्कुल साख्ता कर दिया था। इसने गायबी दिमाग से इस जहाज़ी सर बैठ को देखा जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। तो क्या रुमान खानज़ादा ने इसकी बेहोशी की परवाह किए बिना अपना मकसद हासिल कर लिया था? क्या वह इसके वजूद में दाखिल होकर इसकी रूह तक को ज़ख्मी कर चुका था? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। वो मुझसे मेरी सबसे अनमोल चीज़, मेरी आबरू नहीं छीन सकता। नफरत है मुझे तुमसे रुमान खानज़ादा, शदीद नफरत। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे छूने की? क्यों करीब आए मेरे? क्यों छुआ मुझे? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारा वजूद, तुम्हारा लम्स। ख़त्म कर दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारे लम्स को भी। गुस्से से हलक के बल चीखते हुए करब की इंतहा से अपने बदन को देखती भाग कर कमरे में मौजूद अटैच बाथरूम में घुस गई, जो कि जदीद किस दौर का बना बहुत स्टाइलिश था। सफ़ेद और सियाह मार्बल पर मुश्तमिल खूबसूरत बाथरूम मीरम के अंदर बढ़ रही हवस में भी इजाफा कर चुका था। इसने बामुश्किल सांस लेते खुद को पुरसुकून करना चाहा, फिर सांस से तंगी महसूस हो रही थी इसे। गहरे सांस लेते इसे दीवार पर लगे बहुत बड़े मिरर में खुद को देखा। एक ही दिन में किसी बदहाल हो चुकी थी वो। इसका उजड़ा हुआ हुलिया काबिले रहम लग रहा था। गुलाबी मुंह, मथरूम सूजी हुई आंखें, जर्द चेहरा, बिखरे बाल और लबों पर मौजूद गहरा कट। इस जख्म को देखते ही रुमान का जुनूनी लम्स याद आया था, जबकि वह इसके बदन से आखिरी सांस तक छीन लेने के दर पर था। नहीं नहीं बर्दाश्त, मुझे इसका लम्स क्यों छुआ? इसने मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला क्या इसे? अब जो अपनी ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत देना चाहता है अपनी कैद में लाकर मुझे खुश नहीं हुआ क्या? वो जो मेरे बदन को नोचना चाहता है। वह हलक के बल चीखते अपने लबों के हाथ से हथेली से रगड़ने लगी, यहाँ तक कि इसके गुलाबी होठ लबों की रंग सुर्खी मायल हो गए। शदीद जलन महसूस करती मीरम ने ज़ोर से हाथ वाश बेसन पर मारते नम आंखों से खुद का अक्स देखा। इसकी इतनी कोशिश के बावजूद भी रुमान खानज़ादा की शिद्दत का रंग फीका न पड़ सका। इसका दिया जाने वाला कट अभी तक वहीं मौजूद था। गुस्से और बेबसी के एहसास से मीरा के सीने पर मानो आग जल उठी हो। वो अपनी अचानक की गई हरकत पर होने वाली ज़िंदगी को कबूल करने से इनकारी थी। वो रुमान खानज़ादा के साथ जुड़े अपने रिश्ते को मानने से इनकारी थी। वो चाह कर भी इस सफाक इंसान को फतेह का जश्न मनाते नहीं देख सकती, जिसने पल भर में क्या क्या कर दिया। वो खुद को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, कैसे खुद को ख्वाब चकनाचूर नहीं होने देती। इसने चीखते हुए फिर से हाथ वाश बेसन की टाइल्स पर मारे और फिर रोती हुई
रूफ शावर ऑन करके वो इसके नीचे खड़ी हो गई। इसे अपने बदन से चिंगारियाँ उठती महसूस हो रही थी। इतनी तैश थी कि इसका वजूद जल कर राख हो रहा था। खुद को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया इसने। इस हद तक ज़हनी दबाव का शिकार थी वो कि यक ठंडा पानी के नीचे खड़े वो पलक पलक कर रो रही थी। हालांकि हमेशा से ठंडा पानी इसके बदन को रास नहीं आता था। इसकी सांस उखड़ने लगती थी। ठंडे पानी के साथ नहाने से इसे बुखार हो जाता था। जबकि आज मीरा को किसी बात की परवाह नहीं थी। शायद वो अपनी ज़िंदगी से ही छुटकारा हासिल करना चाहती थी। इसका मालिक अब रुमान खाज़ादा बन चुका था। क्यों छुआ इसने मुझे? क्यों अपनी ज़िंदगी की छाप मेरे वजूद पर छोड़ रहा है? वो तुम्हारी हर हरकत मेरे दिल में तुम्हारी नफ़रत को बढ़ा रही है। रुमान खाज़ादा क्यों आए तुम मेरी ज़िंदगी में? किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो तुम मुझे? मेरे अपनों से मुझे दूर कर दिया, खुद की कैद में रखी। क्यों तकलीफ़ पहुँचा रहे हो मुझे? इस कदर नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे कि खुद को अज़ियत पहुँचा कर भी तुम्हारी छाप मिटाना कबूल है मुझे। लेकिन तुम्हारा लम्स नहीं। वो अपने बदन को हाथों से रगड़ते हुए साफ करते मुझसे चीख और रो रही थी। वह मुश्किल से सांस लेने के बावजूद वो बिना शावर को बंद किए वापस वो खुद को तकलीफ पहुँचा रही थी। यहाँ तक कि इसकी सांस उखड़ना शुरू हो गई। गहरे सांस लेते हुए वो चेहरा ऊपर किए शावर को देखने की कोशिश करती। बंद आंखों के साथ दीवार पर दोनों हाथ रखी। दिल की धड़कनें बहुत आहिस्ता हो चुकी थी। इसकी उखड़ती सांसें बहुत मध्यम हो चुकी थी। वह मुश्किल से गहरे सांस लेने के बावजूद भी इसे सांस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अभी तक मीरम अपनी जिद पर कायम वहीं खड़ी थी। यहाँ तक इसका बदन यक ठंडा होने के साथ भी जान होता